नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। खतरे में हिमाचल, क्या है एक्शन प्लान, आज इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के कुदरती हालात को लेकर चिंता जताई है। केवल हिमाचल ही नहीं बल्कि अगर हम पहाड़ों की बात करें, चाहे उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह इस वक्त प्राकृतिक आपदा से पहाड़ जूझ रहे हैं। इन दिनों प्रकृति का कोप का सामना इनको करना पड़ रहा है। तो हम बताएं कि आज के इस शो में हम किस किस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हिमाचल को लेकर बात कही उस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये वाकई इस मामले की गंभीरता को साफ बयां करती है। उत्तराखंड के धराली की तस्वीर है जहां बादल फटने से तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है और आप इन तस्वीरों को भारतीय सेना ने जारी किया है। अचानक आए सैलाब की चपेट में यहां के कई होटल, मकान आ गए और इस हादसे के दौरान 50 से 60 लोगों के लापता होने की खबर है। आर्मी, पुलिस, एसडीआरएफ की टीमों को भटवाड़ी पहुंचा दिया गया है जहां से हादसा हुआ है। हम आपको ये भी बता दें कि धराली गंगोत्री धाम के रास्ते में अहम पड़ाव है ये, और बताया जा रहा है कि धराली में खीर गंगा नदी में बादल फटने से ये हादसा हुआ है। एक और तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। खतरे में हिमाचल है, बचाना है हिमाचल को, लेकिन पहाड़ों की स्थिति क्या है वो साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां कर रही है। तस्वीर पिथौरागढ़ के धारचूला की है जहां पर सोबला क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि सोबला के लागूथान नाले में बादल फटा जिससे इलाके में भारी तबाही मची। तेज बहाव के चलते सड़कें पूरी तरह से जमींदोज हो गई और सभी पैदल रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। तो चलिए, दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त पहाड़ की स्थिति क्या है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। और सुप्रीम कोर्ट की चिंता क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। बीते वक्त में पहाड़ी राज्यों में कुदरत का कोप बढ़ा है। देश के कई पहाड़ी राज्य अक्सर प्राकृतिक आपदाओं से जूझते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों से ही हमने शुरुआत की थी, आपने देख लिया हालात कैसे हैं। तो कोर्ट का मानना है कि अगर विकास की अंधी दौड़ में यूं ही कुदरत की अनदेखी होती रही तो हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से ही गायब हो सकता है। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। अचानक क्यों दरक रहे हैं पहाड़ों पर क्यों बेहिसाब बारिश हो रही है, बारिश का पैटर्न क्यों बदला है, आखिर क्यों ये नौबत आई कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में प्रशासन को आगाह करना पड़ा। और इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी होंगे। जानेंगे खतरे में हिमाचल क्यों है, क्या हो पहाड़ी राज्यों को इस खतरे से बचाने का एक्शन प्लान, इस पर भी चर्चा होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट पर हम मंथन जरूर करेंगे, लेकिन कुदरत की अनदेखी लगातार जारी है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर कोई और राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की बात कही है कि देश के नक्शे से गायब हो सकता है। इससे पहले कि हम समाधान की बात करें, संभावित एक्शन प्लान की हम चर्चा करें, मामले की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इन फैक्ट्स पर आप जरा गौर कीजिए। हिमाचल प्रदेश को इस साल मॉनसून के दौरान भारी बारिश यहां पर हुई है। बादल फटने, भूस्खलन से जुड़े कई हादसों का सामना हिमाचल को करना पड़ा है, जिससे जुलाई की ही बात करें तो 170 से ज्यादा लोग मारे गए। कुदरत के कोप के आगे कुल्लू और मंडी जैसे इलाकों में भारी तबाही हुई है। कई जगह सड़कें, पुल, यहां तक कि घर भी बह गए। इस दौरान करीब 160 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की भी यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहां भी कुदरत का आक्रोश लगातार जारी रहता है। 2021 में नैनीताल में बादल फटने की वजह से भयानक बाढ़ आई थी जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। 2023 की बात करें तो बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ था जिसकी चपेट में कई गांव आ गए थे। जम्मू कश्मीर, वहां पे के हालात भी जुदा नहीं है। यहाँ भी ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ का खतरा बना रहता है। चिंता की बात यह है कि लाहौल स्पीति का ग्लेशियर पिछले कुछ सालों में 2 से 2.5 किलोमीटर तक सिकुड़ गया है, जो पानी की कमी और बाढ़ दोनों का कारण बना है। तो ये तमाम संकेत साफ इशारा कर रहे हैं कि पहाड़ी राज्यों की कुदरती सेहत अच्छी नहीं है। इससे पहले कि हालात बिगड़े, पहाड़ों में प्रकृति का
सम्मान करना बहुत जरूरी है, उसकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। हिमालय राज्य अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन इंसानी गलतियों की वजह से लगातार तबाही की ओर है। जंगल कटाई सबसे बड़ा कारण है। 66% से ज्यादा जमीन जंगल होने के बावजूद कटाई से मिट्टी ढीली हो रही है। इसके अलावा कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि ब्यास, सतलज, चिनाब नदियों पर बांध बनाने से पहाड़ों में दरारें पड़ी हैं। पर्यटन बहुत ज्यादा है पहाड़ों पर, और पहाड़ों पर सड़कों का निर्माण लगातार हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। गर्मी बढ़ने से भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, और इन सबके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दूसरे पहाड़ी राज्यों में कुदरती आपदा का खतरा बना हुआ है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर हिमाचल प्रदेश की हालत पर गहरी चिंता जताई है। एक केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर इंसानों की गलतियों और विकास की अंधी दौड़ जारी रही तो फिर हिमाचल नक्शे से गायब हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि कोर्ट ने आखिर कहा क्या है। कोर्ट का यह मानना है कि बाढ़ और भूस्खलन सिर्फ प्राकृतिक कारणों से नहीं है, इसके लिए इंसानी गलतियां भी उतनी जिम्मेदार हैं। बिना प्लानिंग के विकास और निर्माण कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। जस्टिस JB पाद्रीवाला ने और R महादेवन की बेंच ने प्रकृति हिमाचल में हो रही गतिविधियों से नाराज हैं। इस साल सैकड़ों लोग बाढ़ और भूस्खलन में मारे गए, हजारों संपत्तियां बर्बाद हो गई हैं। अदालत ने विकास कार्यों के लिए पहाड़ों को काटने पर भी सवाल उठाया है। कोर्ट का मानना है कि इससे पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है, और कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुधार की जरूरत है। राजस्व कमाने की होड़ में पर्यावरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिमाचल की खूबसूरती को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने एक होटल कंपनी के केस को खारिज करते हुए इसे जनहित याचिका बनाया और हिमाचल सरकार से 4 हफ्ते में एक्शन प्लान की मांग की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल और केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी है, और साथ ही साथ कुछ कदम भी सुझाए हैं। वो कौन से कदम हैं उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार मैं परिचय करा देती हूँ। चर्चा की शुरुआत फिर उनके साथ करेंगे। हमारे साथ स्वप्रकाश जी मौजूद हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर हैं हिमालय उन्नति मिशन से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चंदन सिंह नयाल जी, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर CS दुबे भी हैं, वाइस चांसलर हैं KR मंगलम यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं गुमान सिंह, कोऑर्डिनेटर हैं हिमालय नीति अभियान के। तो शुरुआत स्वप्रकाश जी आप ही से करेंगे। कोर्ट की चिंता कितनी वाजिब लग रही है? बहुत वाजिब है, क्योंकि हिमालय जो है वो 1/4 पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है उसको जल प्रदान करता है, पर आज तक हिमालय के लिए कोई मुहिम नहीं बनी है। लास्ट मूवमेंट जो हिमालय में हुआ था वो चिपको आंदोलन हुआ था 1980s में, बट उसके बाद आज तक कोई मुहिम हिमालय के लिए बनी नहीं। गंगा आह्वान के लिए गंगा जी के लिए योजना बनी, पर हिमालय के लिए कोई मुहिम नहीं बनी। और इसीलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है और जो आप लोग इस पे जो मुद्दे पे जो प्रकाश डाल रहे हैं वो बहुत जरूरी है। हम लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने हिमालय उन्नति मिशन की स्थापना की, जिसमें हमारा लक्ष्य यही था कि जो जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं हिमालय के लिए वो लोग सब एक साथ जुड़ें, एक साथ मिलके काम करें। जी। तो संगे शक्ति कलयुगे कहा गया है भगवत गीता में, और उसी पे हम लोग अगर हम साथ मिलके इस पे काम करेंगे तो बहुत संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी और कहा है कि सबको मिलकर काम करना होगा। मैं लौटूंगी आपके पास, चंदन सिंह जी आपके पास आती हूँ। क्या वाकई कोर्ट का ये कहना है कि अगर अभी स्थिति को संभाला नहीं गया तो हिमाचल देश के नक्शे से गायब हो सकता है? कितनी गहरी चिंता है ये? देखिए, ये कोर्ट की बड़ी चिंता है और ये हम सब सही है। और जिस प्रकार से हिमालयी क्षेत्रों में, हिमाचल में लगातार आपदाएं आ रही हैं, और अब उत्तराखंड की भी बारी आने लगी है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आज ही धराली उत्तरकाशी में जो है बहुत बड़ी एक बादल फटा है, बहुत बड़ी आपदा आई है, वहां का पूरा बाजार जो है उससे प्रभावित हुआ है। तो इस प्रकार की घटनाएं अब उत्तराखंड के कई इलाकों में आने लगी हैं। और मैं अभी कल की बात करूं तो नैनीताल के कुछ क्षेत्रों में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। तो लगातार सर मैं लौटती हूँ आपके पास, शायद कुछ नेटवर्क प्रकृति इशू का है हो रहा है, खासकर हिमालयी राज्यों का जो अनियंत्रित दोहन हो रहा है
बिल्कुल जी हाँ, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जिस प्रकार से लगातार हिमालयी राज्यों पर अनियंत्रित जो दोहन हो रहा है, चाहे वो सड़कों का विकास हो, चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, या चाहे टनल का काम हो, उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, इन राज्यों में इस प्रकार के कार्यों पर कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी नीतियां बनानी चाहिए और हिमालय के लिए सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम प्रकृति के साथ जुड़कर, नेचर के साथ जुड़ के हम इन सब चीजों को कैसे जो है लोगों को इन सब चीजों से जोड़ सकते हैं, इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं लगातार आप ही के साथ जो है जीएनटी के साथ पिछले वर्ष भी जो है हमने इस मुद्दे पर बात की थी, हिमालयी राज्यों के मुद्दों पर बात की थी, और उस वक्त भी जो है आपदाएं थी 2022-23, 21-22-23 में नैनीताल क्षेत्र में भी जो है बहुत सारी आपदाएं आई थी, और हमारे जो चार धाम यात्रा है, पर्यटन का क्षेत्र है, उसमें भी लगातार जो है आपदाएं आ रही हैं। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। सही कहा आपने, हिमालय क्षेत्र जो है पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट की जो चिंता है, प्रोफेसर दुबे आपके पास आते हुए, कोर्ट की चिंता जो है वो वाजिब भी है। हमारे दोनों पैनलिस्ट समझा चुके हैं वाजिब क्यों है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात सर, हिमालय राज्यों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर खास तौर पर फोकस हिमाचल प्रदेश पर है। आपको अगर याद हो, जो उत्तराखंड में त्रासदी आई थी उसके बाद बहुत सारे काम किए गए वहां पर। कितना अलग है हिमाचल और उत्तराखंड का पहाड़, और कोर्ट की चिंता हिमाचल को लेकर ज्यादा है। प्रोफेसर दुबे, देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है अपने आप में, और उत्तराखंड में जो, और उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में स्पेशली जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत मिलती जुलती प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड में ज़्यादा है, वहाँ पे जो है गर्मी जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका इफेक्ट कुछ ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि यूरोपियन और तरफ की जो इंडस्ट्रीज हैं और इस तरह से जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनका इफेक्ट वहाँ ज़्यादा पड़ता है। जनरली जो रेनफॉल और जो क्लाउड बर्स्ट है वो उसके लिए पूरे, अगर हिमालय में देखे जाएं तो करीब 12 से 13 स्पॉट्स हैं जिसको हम ओरोग्राफी बोलते हैं, रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसी लैंडस्केप है कि जहाँ पे आके रेनफॉल हमेशा ज़्यादा होती है, जैसे केदारनाथ हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, हिमाचल में भी क्या कहते हैं जो मंडी एरिया हो गया, इन एरियाज में पानी हमेशा, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से अभी जो है रेनफॉल बढ़ गया है। 11% रेनफॉल इस बारी जो है 2 महीने के अंदर ज़्यादा हुआ है। और जब सडन रेनफॉल होता है तो उसको हम क्राउड बर्स्ट बोलते हैं, जो कि अगर मान लीजिए 115 मिलीमीटर से ऊपर 2 से 3 घंटे के अंदर बारिश हो जाए, या पूरे दिन के अंदर 200 मिलीमीटर के करीब बारिश हो जाए, तो या उसके आसपास बारिश हो जाए, तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट मानते हैं। तो ऐसे क्लाउड बर्स्ट की संभावनाएं बढ़ गई हैं क्लाइमेट चेंज से, और उससे जो स्पेशली जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे इफेक्ट्स ज्यादा हो रहे हैं। अर्बन एरियाज की जब मैं बात करता हूँ तो ये अर्बन एरियाज काफी उन ओरोग्राफिक रेनफॉल एरियाज में है, और उसके ऊपर हमको पूरी एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनानी पड़ेगी। या तो हमें उस एरिया से लोगों को हटा के और अब डेवलपमेंट नहीं करना पड़ेगा और दूसरी जगह खोजनी पड़ेगी जहाँ डेवलपमेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोगों को कोई इस तरह की उसकी जो बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पे जो स्पेशली जो नाले हैं, नालियां हैं, उन सब का और रोड जो बना रही है उनका पूरा इंजीनियरिंग प्लान वे में होनी चाहिए, और एनवायरमेंटली कंसिस्टेंट और सब बिल्कुल सस्टेनेबल जो है जोन्स बनने चाहिए। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। हमारे साथ घुमन सिंह जी भी मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं ये हिमालय नीति अभियान के। आपके पास आते हुए अगर हम इस साल की ही बात करें तो जुलाई में 170 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, कुल्लू मंडी में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आंकड़ा है सर 160 करोड़ का नुकसान हुआ है। क्या कारण और वजह आप देखते हैं इसके पीछे? ये तो आप लोगों ने चर्चा में भी कहा कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक गर्मी वो तो हो ही रही है, और साथ में जो हमारा विकास का जो तरीका है, जिसमें हमने हाइडल प्रोजेक्ट बनाए, सीमेंट प्लांट बनाया, 4 लेनिंग की, और नदी घाटियों में छोटे छोटे नालों के चारों ओर बस्तियां बसाई, वो डेफिनेटली, और जो सड़कों का जाल, उससे मक जो सारा दबरी सब फेंका हर कहीं नालों में, ढलानों में, निश्चित तौर पर ये जो सारा बाढ़ और भूस्खलन है उसके कारण ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक चीज साथ ही ऐड ऑन कर दूं, अब कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन इसमें दिया है, 4 हफ्ते का समय दिया है, कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पर अपना जवाब दें।
आप मैं क्योंकि सुप्रीम इससे कोर्ट जुड़े हुए हैं मैं सर, सुप्रीम कोर्ट का स्थिति वहां धन्यवाद की करता एक्चुअल हूं, पर कैसी है, बड़े देर समझाइए से थोड़ा सा। जागे। हाँ, धन्यवाद जरूर सुप्रीम कोर्ट का, पर बहुत देर से जागे। हम पिछले कई सालों से यहाँ पर हाइडल प्रोजेक्टों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, इस 4 लेन का विरोध करते रहे, और बहुत से प्रोजेक्ट हमने स्की विलेज जैसी जेड वगैरह सीमेंट प्लांटों का एक्सपेंशन रोका भी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने हमको कोई ज्यादा मदद नहीं की। और आज ये जो सुप्रीम कोर्ट को लफाजी बातें कहने की आदत पड़ गई कि नक्शे से ही मिट जाएगा, ऐसा नहीं होता। पर सवाल है कि अच्छा है सुप्रीम कोर्ट जागा है तो कुछ पैरामीटर्स फिक्स हो यहाँ डेवलपमेंट के, हम चाहते हैं। ठीक है, तो वही सर अभी मैं जो वही एक प्रॉब्लम बार हमारे सर सामने, मैम गुमान सिंह जी, देखिए, सर हाँ, सिचुएशन बताइए मुझे, आप एक्चुअल वहां की स्थिति क्या है वो बताइए कि सुप्रीम अभी कोर्ट को ये बात कहनी पड़ अभी गई। अभी जो पिछले हफ्ते बारिश हुई, ये जून के पहले 30 जून को जी, उसमें मंडी जिला का सराज घाटी में लगभग 40 किलोमीटर एरिया का पूरे इलाके में 12-14 घंटे भारी बारिश हुई। ठीक है, उससे पूरे इलाके में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और लगभग 600 के करीब घर ध्वस्त हुए हैं। मेरे सरकारी आंकड़े से मुझे बहुत चिंता है, 190 तो आज ये कह रहे हैं डेथ है मंडी के, कुल मंडी हिमाचल में, और अभी तो सरकार भी कह रही है कि 1700 करोड़ के करीब नुकसान हुआ। तो ये जो है, मैं समझता हूं कि अभी सराज में ही जो देख रहा हूं मैं, अभी 7 डेथ हैं, 15-20 लोग मिसिंग हैं, और 600-700 घर जो है वो नुकसान हुए हैं, डैमेज हुए हैं, जंगल, सारे बड़े बड़े जंगल जो है वो स्लाइड कर गए हैं। ये सराज में हुआ। उससे पहले 20-21 जून को फिर हुआ था, जब पहला झटका लगा धर्मशाला में, एक हाइडल प्रोजेक्ट के काम के नीचे काम कर रहे मजदूर 20-21 वो उनको दब कुछ मर गए उसमें। फिर आपके कुल्लू में 2-3 जगह ये हुआ। ये पीछे 2 घटनाएं इसी महीने हो गई। अभी भी लगातार आज बारिश हो रही है मैम, और मुझे आज फिर खतरा लग रहा है कि बहुत जगह नुकसान होने की संभावनाएं हो सकती हैं। बिल्कुल लौटूंगी। स्वप्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास आते हैं स्वप्रकाश जी। देखिए, हम जब भी चर्चा करते हैं, हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट भी मौजूद है, हम अक्सर ये कहते हैं कि जो उत्तराखंड का पहाड़ है और जो हिमाचल का पहाड़ है, दोनों थोड़े अलग अलग है। हिमाचल के पहाड़ को कहा जाता है कि ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से बेहतरी से समझा पाएंगे अगर हम उसको उत्तराखंड के पहाड़ से कंपेयर करें, क्योंकि जिस वक्त त्रासदी आई थी और कहा जाता है कि ये पहाड़ जल्दी दरकता है उत्तराखंड का। लेकिन हिमाचल में इस तरह की सिचुएशन आ जाना, और वो भी हाल फिलहाल के सालों में, पहले तक ऐसा नहीं था। ऐसा क्या बदलाव वहां पर आ गया, क्या सिचुएशन वहां पर हो गई है? गुमान सिंह जी भी बता रहे कि ग्राउंड रियलिटी वहां की क्या है कि कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि नक्शे से ही मिट जाएगा। देखिए, आपदाएं तो आजीवन, मतलब सालों साल से आ रही है, और गांव के लोग उसकी प्रोटेक्शन के लिए पूरा मेहनत करते हैं। पर अभी क्या हो रहा है ना, गांव के लोग ही, जो लोकल पॉपुलेशन है, वो पूरा पलायन कर रहे पहाड़ से। यूथ आपको और बहुत मिलेंगे, आप सरप्राइज होंगे। हिमाचल इज ऑन नंबर 2 इन अगर वहां प्रकाश जी, आपकी आवाज मैं ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, कुछ शायद नेटवर्क इशू है। आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बात यहाँ पर रखिएगा, समझाइएगा हमें। चंदन सिंह जी हमारे साथ अगर मौजूद हैं। चंदन सिंह जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जब जब हमने चर्चा की है, एक यहाँ पर जो मैं समझ पाई हूँ, स्वप्रकाश जी कह रहे हैं कि एक पलायन का बहुत बड़ा इशू है, लोग वहां रह ही नहीं गए हैं जो उस पहाड़ की देखभाल कर सके, उसे बचा सके, और उसके ऊपर जो विकास की होड़ है, क्या और बड़ा कारण आप देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से लगातार जो हमारे हिमालयी राज्य हैं उनमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस प्रकार वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों की होड़ पड़ी हुई है, शहरी क्षेत्रों के लोग, महानगरों के लोग जो है हिमालयी राज्यों में आकर जमीनें खरीद रहे हैं और वहां पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण कहीं न कहीं जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उनका कारण बनता है, क्योंकि हिमाचल में भी हम कई एरियाओं में देख रहे हैं कि लगातार जो है बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि जो हमारी पहाड़ की, जो हिमालय की सभ्यता है वो बड़ी अलग तरीके की सभ्यता है। वहां पर सिर्फ एक मंजिला जो है मकान हमारे पहाड़ों के हुआ करते थे। बिल्कुल
स्वप्रकाश जी, क्या आवाज आप तक आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जो यूथ जो वहां पे बचे हैं मैम, वो वहां पे आप देखेंगे हिमाचल नंबर 2 पोजीशन में है एडिक्शन के। तो जो मानसिक विकास है और भौतिक विकास दोनों साथ में चलना चाहिए। भौतिक विकास तो हम देख रहे हैं, पर अगर वहां के युवाओं के और अगर वहां के लोगों से पूछें कि आपका जो आपका आपके धन क्या है आपका असली, तो वो कहेंगे कि बिल्डिंग है। वो अपने घर को बेच रहे हैं, जमीन को बेच रहे हैं पैसा लाने के लिए और धन लाने के लिए, एसेट्स लाने के लिए। आप अगर हम लोग गांव में काम करते हैं, कम से कम 1800 से ज्यादा गांव हमने अडॉप्ट किए हिमालय एरिया में। हम उनसे पूछते हैं कि आपका धन क्या है, तो वो बोलेंगे गाड़ी बंगला। पर उनसे पूछें कि क्या फॉरेस्ट, क्या वन आपका धन है, तो बोलेंगे हाँ है, वहां से तो सब कुछ आता है। क्या नौले आपके धन है? तो अपना धन ही नहीं समझते तो उसका संरक्षण कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि हम भौतिक विकास की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, और जो मानसिक विकास है और जो सच में एक जागरूकता क्रिएट करनी है, लोकल लीडरशिप क्रिएट करनी है अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने स्ट्रीम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वही तो पहाड़ है ना। पहाड़ क्या है? पहाड़ वो नौले हैं, स्ट्रीम्स है, पहाड़ मतलब फॉरेस्ट है, जंगल है, वन है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हिमाचल और हमारा हिमालय अगर दुविधा में पड़ता है, तो वो हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर है, 16,000 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। तो अगर वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी की भी बहुत बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। हम तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तरक्की हो या फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स हो जिनको लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है कि कारण क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें हमने कहा कि बादल फट रहे हैं, बारिश लगातार हो रही है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो उस पर चर्चा हुई। लेकिन पलायन एक बड़ा कारण है। प्रोफेसर दुबे, मुझे याद है जब हम जंगल की आग को लेकर चर्चा कर रहे थे, पहाड़ों में जितने जंगल है वहां पर आग क्यों लग रही है, लोकलाइट्स जो उसकी टेक केयर करते हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, वही वहां पर नहीं रहना चाहते, वही डिटैच होते जा रहे हैं। ये कितना बड़ा कारण आप देखते हैं? इससे मुझे प्रोफेसर दुबे आपसे सवाल है जी। देखिए, ऐसा है कि एक जो भी एक पहाड़ होता है या जो भी एक जगह होती है, उसका एक लोड लेने की उसमें एक शक्ति होती है। और वो जब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जाएगा, वो पहाड़ की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, जो लोड है उसपे लोड बेयरिंग कैपेसिटीज है वो उसकी कम हो जाएगी। और जब लोड बेयरिंग कैपेसिटीज कम होगी, तो हम लोग जो है उस पे अगर इस तरह से हम अपना अर्बनाइजेशन करते जाएंगे, रोड्स बनाते जाएंगे, तो लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट के जैसे रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि इसकी एक साइंटिफिक स्टडी अच्छी तरह से होनी चाहिए, और वो एरिया जहां पे इस तरह की कैटास्ट्रॉफीज के चांसेस कम है, जहां पे बादल फटने के चांसेस कम है, ऐसे एरियाज भी हैं। उन एरियाज को स्टडी करके अगर हम उस पर हम काम करें तो हम कुछ कर सकते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल। एक बार जरा गुमान सिंह जी आपके पास आते हो, हम इस पर मुद्दे को लेकर चर्चा तो करेंगे, क्योंकि देखिए जंगल कटाई, हाइड्रो प्रोजेक्ट, सड़कों का निर्माण, क्लाइमेट चेंज, ये सारे मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट, इस पर आप अपनी बात रख दीजिए, जो लोगों की डिटैचमेंट होती जा रही है। एक तो विकास की होड़ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ लोग जो उस पहाड़ की देखभाल कर सकते हैं वही वहां पर रहना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, ये स्थिति उत्तराखंड की हो सकती है, हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इस तरह का बड़े पैमाने पर पलायन, खासकर ऊपरी इलाकों में जिनमें ये बादल फट रहे हैं, उनमें बिल्कुल नहीं है। और वहीं पर सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है, वहीं पर ही टूरिज्म का बड़ा काम है। तो बाहर के कम्युनिटीज, क्योंकि हमारे यहाँ एक स्पेशल प्रोविजन है 188 में 118 में है रेवेन्यू एक्ट में, तो यहाँ बाहर के लोगों को जमीनें खरीदने का भी इस तरह की ऐसी स्थिति नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम एक तो क्लाइमेट चेंज है, वैश्विक गर्मी हम मान सकते हैं, पर दूसरा कारण मैं आजकल रोज कहता हूँ, एक ज्यादा विकास का भी कुछ परिणाम है। ये ज्यादा विकास
और ये ज्यादा विकास जो है बिल्कुल अवैज्ञानिक हो रहा है, अनप्लैंड हो रहा है। ये प्रॉब्लम है। हमने इतना रोड का नेटवर्क अनप्लैंड तरीके से बिछाया और अभी 4 लेन बना रहे हैं। हाइडल प्रोजेक्ट हो गया, सीमेंट प्लांट हो गए, अभी तो और मुझे तो और चिंता है। मैं सुप्रीम कोर्ट से आपके थ्रू ये अनुरोध करूंगा। मैं पिछले दिनों चिनाब नदी के चिनाब घाटी की यात्रा पर था। चिनाब घाटी में अभी तक हाइडल प्रोजेक्ट नहीं है। अभी 18 बड़े हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल के अंदर ही प्रपोज हो गए और इसके बाद जम्मू कश्मीर में अलग। ठीक है, मैं अनुरोध करता हूं कि उनको बंद करिए। यही देखिए, दूसरी बात, अभी 15,000 मेगावाट का सोलर पार्क बन रहा है लद्दाख में। 800 मेगावाट का सोलर पार्क का प्रपोज हुआ स्पीति हिमाचल में। ठीक है, लद्दाख वाली जो 15,000 मेगावाट का सोलर पार्क है उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी प्रोविजन कर दिया बजट का, वो हिमाचल होके आएगी। हमें बचाइए प्लीज, सुप्रीम कोर्ट जी हमें बचाइए। सिर्फ ये कहने से नहीं कि नक्शे से मिट जाएगा, हमें प्रैक्टिकली बचाइए, ये मैं कहना चाहता हूं। और हम चाहते हैं कि ये सब बंद हो। स्मॉल इज ब्यूटीफुल फॉर हिमालयन रीजन सीट। सिर्फ इट इज नॉट ओनली द इशू ऑफ के हम बॉर्डर स्टेट में तो वी आर डिफेंडिंग बॉर्डर, इशू ये नहीं है। हिमालय डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ दिस कंट्री। ये जो 6 ऋतुएं हैं इनका निर्धारण भी हिमालय होता है। आदि देश की आबादी, पूरे साउथ ईस्ट एशिया की आबादी को पानी हम सप्लाई करते हैं यहाँ से। तो इसलिए इकोलॉजिकल वैल्यू को समझते हुए पूरे देश को, हिमालय को एक तो फंड प्रोवाइड करने चाहिए डेवलपमेंट के, दूसरे जो है ये जो तोड़ फोड़ के प्रोजेक्ट है उसके रोकने के लिए बात करनी चाहिए। ठीक है। इतना नुकसान हमारा पिछली साल हुआ, उससे पिछली साल हुआ 23-24 में लगातार। भारत सरकार ने हमको पैसा नहीं दिया पूरा, उसका 12,000 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ 2023 में। पिछले साल फिर नुकसान हुआ, इस बार फिर हुआ। केंद्र सरकार हमें पैसा क्यों नहीं दे रही, ये भी मेरा प्रश्न है। और इन सवालों को हमारे पुनरावास और पुनर्स्थापना करनी पड़ेगी इन लोगों की। एक जो अहम चर्चा आजकल हमारे समाज में चल रही है, बहुत से गांव बह गए हैं, उनकी जमीनें बह गई है, घर बह गए हैं, उनके पास जमीनें नहीं है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में तब्दीली करनी पड़ेगी और उनके लिए जंगलात भूमि में जो है खेती के लिए जमीन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये तब्दीली कानून के अंदर लाने के लिए पार्लियामेंट में बिल आना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए एफसीए में। 4 हफ्ते का समय केंद्र और राज्य सरकार दोनों को दिया। सुप्रकाश जी, आपके पास आते हो, आपने कहा कि हिमालय क्षेत्र की जो आपने बात की कि अपनी हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ 2500 किलोमीटर की ये पूरी सरहद है, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो कि हम शेयर करते हैं। अब सर देखिए, यहाँ पर एक बड़ी बात भी है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज, अगर हम चाइना की यहाँ पर बात कर लेते हैं, चाइना ने बहुत आगे तक अपने सड़क निर्माण कर लिया है, लेकिन ऐसे में ये भारत के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि सड़कों का निर्माण वहां तक हो। क्या आप इसको जायज नहीं मानते, पहली बात। और दूसरी बात सर ये कि जब निर्माण होता है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट इस तरीके से पास होता है, क्या एनवायरमेंटलिस्ट की राय इसमें नहीं ली जाती है, और अगर ली जाती है तो उस पर कितना अमल किया जाता है? देखिए, डेवलपमेंट तो हम उसको रोक नहीं सकते। डेवलपमेंट इज इनएविटेबल। अगर हम अरुणाचल जाते हैं और वहां पे जो रोड की कंडीशंस है, वहां पे डेवलपमेंट शुड लीड टू प्रोग्रेस, इट शुड नॉट लीड टू डिग्रेडेशन। डेवलपमेंट प्रोग्रेस के लिए होना चाहिए, डिग्रेडेशन के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें, अभी यहाँ पे अभी हाल ही में उत्तराखंड में जागेश्वर धाम का वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो कम से कम 3,500 से 4,000 देवदार पेड़ को कटेंगे। वो वैसा डेवलपमेंट वो ठीक नहीं है। और रोड्स का भी आप चाइना को देखो, जो उन्होंने रोड्स डेवलप किए हैं, बिल्ड किए हैं, बहुत कम हद तक उन्होंने इकोलॉजी को, यस तिब्बत में आप देखेंगे, तिब्बत तो वो पूरा लद्दाख जैसे प्लेस, तो वहां पे तो आप रोड्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, पर बाहर में सिल्ट पे रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है। आपने मतलब पहाड़ों को नहीं तोड़ा है और उनके एटमॉस्फेयर्स को खराब नहीं किया है। तो वैसा कोई रिसर्च एंड मतलब इकोलॉजी को साथ में रखते हुए डेवलपमेंट होना चाहिए। पर साथ में मैं एक चीज कहूंगा कि जो मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट, देखिए हम लोगों ने गांव में कभी भी, हम जब पहले गांव होते थे तो सब अपनी नदी तालाब खुद साफ करते थे, गवर्नमेंट नहीं करती थी।
आप हमने पुराने जमाने में देखें तो हम अपनी चीजें खुद साफ करते थे, बिल्कुल, पर वो भाव किधर गया? हाँ, विकास बहुत जरूरी होना चाहिए, लेकिन जो इंडिविजुअल विकास यहाँ वहां पर हो रहा है, जो लोगों की अपनी जिम्मेदारी है वहां पर, उससे कहीं ना कहीं लोग पीछे हटते जा रहे हैं। यह भी एक बड़ा कारण है। अपनी बात पूरी कीजिए सर। चंदन जी, अब आपके पास आते हैं। आपको याद होगा जब जब हमने पहाड़ों को बचाने को लेकर शो किया, आप अक्सर हमारे साथ आए हैं। यहां पर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। हम कह तो रहे, ठीक है, कोर्ट ने जवाब मांगा है केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि क्या आपका एक्शन प्लान होगा, लेकिन इसी के साथ साथ दो सवाल मेरे आपसे। पहली बात, इंडिविजुअल जिम्मेदारी। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भी कोई प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी जाती है, एनवायरमेंटलिस्ट का इसमें कितना बड़ा योगदान होता है? देखिए, सबसे पहले जो आपने सवाल कहा कि अपनी क्या जिम्मेदारी होती है, लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है इसमें। जिस प्रकार से जंगलों को लगातार बचाना जो है, गांव के लोगों ने लोगों का जो दायित्व है वो सबसे पहले जरूरी है कि गांव के लोग आज, क्योंकि गांव में पलायन हो रहा है तो लोग जंगलों से दूरी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं सरकार को इस प्रकार के प्लान तैयार करने होंगे कि गांव के लोग अपने जंगलों से जुड़े रहें। और इसी में एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, जिस प्रकार से लगातार चाहे हिमाचल के हों चाहे उत्तराखंड के हों, यहाँ पर पाइन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, चीड़ के जंगल ज्यादा हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आग लगती है। और आग लगने के कारण जो हमारी सोयल है वो बड़ी हल्की हो जाती है। और बारिश जब होती है, क्योंकि गर्मी के बाद तब बारिश होती है, तो बारिश क्या करती है कि ऊपर की टॉप सोयल को लेके और जो है चीजों को उनको लेके जो है बहा के ले जाती है। और बहा के ले जाने के बाद कई जगह जो है इस प्रकार के स्लाइड से होते हैं। वो एक जो है प्राकृतिक आपदा उसको हम कह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं, चाहे वो सड़कों का हो चाहे टनलों का हो, तो सड़कों में सबसे ज्यादा जो है आपदा जो आई है वो सड़कें बनने के कारण जो है आपदाएं आई हैं, न कि हमारे जंगलों के कारण। और जहां भी हमारे जो है अच्छे घने जंगल हैं, जहां पर बांज बुरांस खरसू रयास फलियाट के जो हमारे चौड़ी पत्ती के जो जंगल हैं, उन एरियाओं में बहुत कम जो है आपदाएं आती हैं, क्योंकि वो मिट्टी को पकड़े रहते हैं, वो उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होती है। जिस प्रकार से अभी सर ने कहा इससे पहले कि लगातार जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, लगातार जो सड़कें बन रही हैं, उनके कारण हमारे एक्वाफियर्स को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसके कारण आज पहाड़ में पानी की बड़ी समस्या हो रही है। अभी बरसात में इतना ज्यादा पानी हो जाता है, लेकिन गर्मियों के समय में हमारे जो स्रोत हैं, नौले हैं, धारे हैं, जो हमारी नदियां हैं, वो सूख रही हैं। वो अब जो है, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो यहाँ पर जो है लगभग 40% ऐसे वाटर सोर्सेज हैं जो सूखने के कगार पर है। उसका कारण यही है कि भाई हम सड़कें बना रहे हैं, उनका कोई तरीका नहीं हो रहा है कि किस तरीके से उनको बनाना चाहिए भूगर्भिक तरीके से, ताकि जो हमारे नौले हैं उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे हैं जहां हमारे नौले बंद हो चुके हैं, नौले के ऊपर जो है मिट्टी डाल दी गई है और नौले हमारे बंद हो चुके हैं। अभी हिमाचल का एक वीडियो सामने आ रहा था कि भाई ब्लास्ट हुआ और नीचे से जो है नौला निकला। तो ऐसे कई सारे ऐसे स्थान हैं जो हमारे, जहां पर नौले होते थे, हमारे धारे होते थे, वो अब सड़कें बनने से, टनलें बनने से और भी कंस्ट्रक्शन कार्य होने से वो बंद हो चुके हैं। और कई सारे एक्वाफियर्स डिस्टर्ब हुए हैं, जिस कारण जो हमारे पानी जो पानी गर्मियों में हमको पानी नहीं मिल पाता है। तो अभी जो बात चल रही है भूस्खलन की, वो इसीलिए हो रहा है कि लगातार हम लोगों ने छोड़ दिया है कि प्रकृति के साथ जुड़ के रहना। और दूसरी बात आपने कही कि इन्वायरमेंटलिस्टों से कितना पूछा जाता है। सरकार से मैं निवेदन भी करूंगा आपके माध्यम से कि जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जो पहाड़ को समझते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, पहाड़ की चीजों को समझते हैं, उनसे एक बार जो है चर्चा करनी चाहिए कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, किस प्रकार से सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। इस पर एनओसी तो लिए जाते हैं जब भी कोई प्रोजेक्ट निर्माण होता है। एनओसी ली जाती है, लेकिन ये एक राजनीतिक इसको जो है बना दिया जाता है और अपने चीजों को बनाने के लिए कुछ राजनीतिक लोगों से उसकी एनओसी ली जाती है और उसके बाद उस कार्य को जो है आगे बढ़ा दिया जाता है। बिल्कुल। अब मैं लौटती हूँ आपके पास एक बार इसी पर। गुमान सिंह जी, आपकी एक प्रतिक्रिया। पहली बात तो सर दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। डेवलपमेंट आपको क्या लगता है कितना जरूरी है आज की डेट में, जब पड़ोस में चीन है जिसने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, बॉर्डर तक वो आके खड़ा, उसकी रीच वहां तक पहुंच गई है। ऐसे में हमारे लिए भी क्या उतना डेवलपमेंट जरूरी नहीं है? दूसरी चीज ये है विकास के गलत तरीके, इस पर भी मैं एक आपका जवाब चाहूंगी, क्योंकि कोर्ट ने इसको लेकर भी सवाल उठाए हैं।
डेवलपमेंट का विरोध कोई नहीं कर रहा है। हम कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट की जा रही है उसके करने के तरीके क्या हैं। आप सड़क बनाते हैं उसमें ना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, शहर बसाते हैं उसमें भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वो सब चीजें, पानी का वाटरशेड का बहाव क्या है उसको देखते नहीं है, मग को ढलान के नीचे फेंकते हैं, किसी तरह के कंस्ट्रक्शन में कोई पैरामीटर्स अप्लाई नहीं होते प्रॉपरली। 4 लेन हमारे लिए आजकल आफत इसलिए बन गया है पूरे हिमाचल के लिए। ये हाइडल प्रोजेक्ट, डैम, मेगा प्रोजेक्ट नहीं चल सकते हैं। देखिए जो चीन वाला पहाड़ है उसको चीन से मुकाबला करना ठीक नहीं है। तिब्बत का पठार जो है वो सख्त पहाड़ है, हम फ्रजाइल पहाड़ में रहते हैं जो इंडियन माउंटेन है हिमालय का, ये कच्चा पहाड़ है। यहाँ के निर्माण के जो तरीके हैं वो जो है उनको समझना चाहिए। ऐसा नहीं होता है दुनिया में कि तरीके नहीं है। सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं, वहां के घर क्यों नहीं गिरते? वहां उन्होंने रेजिलिएंट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन निकाले। हमें इस पर सोचना चाहिए। दूसरी बात है कि कहाँ आबादियां बसनी चाहिए, बसानी चाहिए। अभी सवाल कर रहे थे कुछ साथी कि जंगल का विनाश, जंगल का विनाश। जंगल का विनाश पहाड़ियों ने नहीं किया, हम पहाड़ियों को दोष मत दीजिए। 1990 तक भारत सरकार हिमाचल प्रदेश सरकारें जंगल बेचती थी, वही उनका रेवेन्यू का साधन था। पूरे के पूरे उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर के और पूरे हिमालय के जंगल काटे हैं अंग्रेजों के जमाने से 1990 तक। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो जब ग्रीन फेलिंग पे चिपको आंदोलन के बाद बैन लगाया। ये उसके बाद 90 के बाद विकास का बुलडोजर आ गया, उसने हाइडल प्रोजेक्ट और दूसरी चीजें, सड़कें, ये सब, फिर टूरिज्म, ये सब आया। और ये दूसरा जंगलों का नुकसान इस विकास के बुलडोजर ने किया। हम उसके खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं विकास हो, पर सवाल है कि विकास का तरीका जो है कैसा हो। इसलिए बार बार हिमालय नीति की बात होती है। इसके लिए प्लानिंग कमीशन ने एसजेड कासिम कमेटी बनाई थी 1981 में, उसकी रिकमेंडेशन आई थी। उसी की वजह से जेबी पंत इंस्टीट्यूट बने थे जो आजकल उत्तराखंड में भी है, एक नॉर्थ ईस्ट में, एक हमारे यहाँ कुल्लू में है उसकी शाखा। उसके आगे कोई काम नहीं हुआ। अब एक छोटा सा प्लानिंग नीति आयोग ने एक ग्रुप जैसा बनाया है हिमालय की स्टडी का, वो तो कुछ करता नहीं है काम। ठीक है भाई, पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशन होना चाहिए। हम कह रहे हैं हिमालय के विकास के लिए नीति निर्धारण अलग होना चाहिए, यहाँ के डेवलपमेंट प्लानिंग अलग होनी चाहिए, और उसके लिए साइंटिफिक एनालिसिस, यहाँ की ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करने के बाद लोकल साइट स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए प्लान बनने चाहिए। उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता है, सब मुनाफा के चक्कर में पड़े हुए हैं। हाइडल प्रोजेक्ट से लेके टूरिज्म तक, ये माइनिंग, हाइडल प्रोजेक्ट, टूरिज्म। अब देखिए हिमाचल में 5-6 बड़े बड़े सीमेंट प्लांट लगा दिए हैं, है ना। ऐसा उत्तराखंड में और जगह, कश्मीर में भी शुरू हो गए हाइडल प्रोजेक्ट। तो अथाह लग गए उत्तराखंड, हिमाचल में, कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में। उस वजह से हमारे यहाँ का जो तापमान वृद्धि है वो वैश्विक तापमान वृद्धि के दुगना है, जानते हैं आप। डबल टेम्परेचर। यानी कि चंदन जी के सवाल का जवाब आपने दे ही दिया है कि किस तरीके से भले ही एनओसी लिए जाते हो लेकिन काम अपने हिसाब से किया जाता है। आगे बढ़े उससे पहले चंदन जी आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। हालांकि कोर्ट ने भी कहा है कि क्या ऑप्शंस हो सकती, कैसे सुधार किया जा सकता है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पहाड़ को बचाना है। अब वो पहाड़ हिमाचल का है, वो पहाड़ उत्तराखंड का है, क्योंकि खतरा दोनों तरफ बराबर है। क्या दोनों तरफ प्लानिंग एक जैसी हो सकती है या फिर अलग अलग प्लानिंग की जरूरत है? क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पहाड़ को समझते हैं। साइट स्पेसिफिक होती है सर, मैं गुमान जी एक सेकंड, मैं एक बार चंदन जी से जवाब ले लूं, फिर आप भी इस पर अपनी बात रख दीजिएगा। देखिए, पहाड़ की मैं आपको बताऊं कि भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। उत्तराखंड की भी अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के अंदर भी गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन दोनों अलग अलग रीजन है, और यहाँ पर अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट को किया जा सकता है और अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। क्योंकि कुमाऊं रीजन के जो पहाड़ हैं वो छोटे पहाड़ हैं, और गढ़वाल रीजन के पहाड़ हैं वो काफी बड़े पहाड़ हैं और बड़े सेंसिटिव पहाड़ हैं। तो ये चीजें हमको समझनी होंगी, हमारी सरकारों को समझनी होंगी। क्योंकि होता क्या है कि देहरादून में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर जब प्लान किया जाता है तो पूरे उत्तराखंड के लिए प्लान कर दिया जाता है, और ये नहीं सोचा जाता कि कहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं, किस प्रकार की वहां की सोयल है, किस प्रकार की का वहां पर जो है रॉक्स हैं, किस प्रकार के का वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। इन सब चीजों पर सोचने की आवश्यकता है और बैठने की आवश्यकता है।
और समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से, क्योंकि पहाड़ के क्षेत्र में अलग अलग, हिमाचल की अलग भौगोलिक परिस्थितियां हो सकती हैं, वहां के कुछ एरिया की अलग भौगोलिक परिस्थितियां हो ठीक सकती है, हैं। उसको तो इन सब समझने के चीजों को हिसाब से समझ वैसी के पॉलिसीज बननी चाहिए। चंदन जी लौटती हूँ, स्वप्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहाड़ को बचाना है तो उससे पहले उसे समझने की जरूरत है। स्वप्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है स्वप्रकाश जी? इट टेक्स बहुत ज्यादा वेट लेता है कोई भी डेवलपमेंट पहाड़ में। आप अगर कुछ भी चीज वहां पे करेंगे, कैन नॉट बी सेयर टू जो हम बाकी जगह पे करते हैं। तो पूरा का पूरा एक एक्सपर्ट कमिटी ये सब काम के लिए यूज होनी चाहिए। हम जो डेवलपमेंट हम दिल्ली में कर रहे हैं वही सेम टीम में यहाँ पे करेंगे तो वैसे काम नहीं चलेगा। और अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है। आप एनओसी की बात करें, बॉर्डर को पूरा, बिल्कुल। चलिए लौटती हूँ चंदन जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने क्या कहा है। दरअसल कोर्ट ने हिमाचल और केंद्र सरकार दोनों को ही जिम्मेदारी दी है और साथ ही साथ कहा है कि कुछ कदम दोनों को उठाने चाहिए। और कोर्ट के की क्या क्या सुझाव है उस पर भी बात कर लेते हैं। प्लानिंग के दौरान, जब भी प्लानिंग हो उस दौरान विकास कार्यों से पहले भू वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों और एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा जंगल बचाओ, पेड़ों की कटाई को भी रोकना चाहिए, नए पौधे जरूरी हैं लगाने, पर्यावरण नियंत्रण, ओवर टूरिज्म को भी रोकना है, इसके लिए भी एक नियम बनाने बहुत जरूरी है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे इसका भी ख्याल रखना, और सभी पहाड़ी राज्य मिलकर काम करें और अपना प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी करें, ना कि उसका दोहन करें। गुमन जी, अब आपके पास आते हैं। कोर्ट की इन ऑब्जर्वेशन पर क्या आपकी राय है? पहाड़ को बचाना है तो कैसे बचाया जाएगा? मैं बिल्कुल सहमत हूं और कोर्ट का बिल्कुल धन्यवाद करता हूं कि इस बात पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हम ये कह रहे हैं, देखिए फिर से कोर्ट से भी कहेंगे, आप लोगों से भी कहना चाहेंगे कि पहाड़ के विकास के लिए अलग विशेष नीति निर्धारण होना चाहिए, केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। और वो साइट स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्लानिंग बन सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि जनरलाइज प्लानिंग होगी, क्योंकि हर जगह का ज्योग्राफिकल पोजीशन अलग होती है पहाड़ में। इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है पहाड़ में। हिमालय की क्या खासियतें हैं, इसमें डाइवर्सिटी है, फ्रेजाइलिटी है, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। इन चीजों को देख करके किया जाना चाहिए। दूसरी बात, ये जो मेगा कंस्ट्रक्शन है ये बिल्कुल बंद होने चाहिए, एकदम से रोक दीजिए। और जो आपने कैरिंग कैपेसिटी का सवाल उठाया वो ठीक उठाया कि ये अति टूरिज्म भी है, ये गलत है। अब केदारनाथ में धार्मिक पर्यटन, क्या कहूंगा, धार्मिक पर्यटन थोड़ी है, वो कारोबार है, पर वो धर्म की आस्था का मामला ही नहीं रह गया। क्या कर दिया पूरी घाटी का केदारनाथ की। उत्तराखंड की सड़कें जितनी बन रही हैं, 4 धाम की, ये तबाही का कारण बन रही हैं। और ये फजूल में धार्मिक शब्द जोड़ के असल में तो व्यापारिक धंधे ही हैं। तो इनकी एक सीमा होनी चाहिए, एक लिमिटेशन, लिमिट में करो भाई काम, ठीक है। डेवलपमेंट हम चाहते हैं, हमारी जरूरत है पहाड़ियों की। हम ऐसा डेवलपमेंट थोड़ी चाहेंगे जो इतना बड़ा, जैसे अब मैं कह रहा था अपने मेरे इलाके में ये गांव थुनाग में, आपने देखे होंगे वीडियो, मंडी में जो हुआ है, पूरा बाजार बह गया। आज ही मैं उसकी रिपोर्ट कंपाइल करते हुए देख रहा था, 30 साल पहले वहां 25 घराट थे और अब वहां सारे बड़े ऑफिस है, बड़े बड़े, छोटे से नाले में। तो नाले का जो पूरा आपने रोक दी जगह, रिवर बेड को कैच, उसको जो आपने ऑक्युपाई कर लिया है ना, तो वो तो अपनी जगह लेगा और उसने लिया। इसलिए नदियों के जो उसका जो रिवर बेड का जो है उसको बिल्कुल एनक्रोच मत कीजिए। ठीक है, एनक्रोचमेंट भी रुकना चाहिए। एक बार और सर का हमेशा ध्यान रखिए, पानी के बहाव को जो है उसको रहने के रास्ते रखिए जाने के, उनको ध्यान दीजिए। चंदन जी, जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वापस से जरा पढ़ देती हूँ। विकास कार्यों से पहले भूवैज्ञानिकों और दूसरे एक्सपर्ट्स की सलाह ली जाए, ये कितनी मानी जाती है? दूसरा, पेड़ों की कटाई पर लगाम लगे, नए पौधे लगे, इस पर कितना अमल हो रहा है अभी तक? क्योंकि ये बात तो सब लोग जानते हैं ना, ये तो वहां के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ओवर टूरिज्म को रोकने के लिए नियम बनाए जाएं, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, पर्यावरण की अनदेखी से बचा जाए, इसमें भी क्या एनओसीज जो लिए जाते हैं, क्या जो भूवैज्ञानिक है उनकी
तरफ से जो बातें होती हैं क्या उसको माना जाएगा नहीं, और क्या तमाम पहाड़ी राज्य वाकई आपस में मिलकर अपनी तरफ से कोई नीति बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो कोर्ट ने कहा है कि भूगर्भ वैज्ञानिकों का जो है इस पर राय ली जाए। इसमें भी मैं आपको बताऊं कि जो ठेकेदार होते हैं, जो इन कामों को करते हैं, वो लोग अपने भूगर्भ वैज्ञानिकों को लेकर आते हैं और उनके जो है दिशा निर्देशन में फिर वो कार्य होता है। हाँ। लेकिन उसको सरकार की तरफ से उस एरिया का जो है पूरा जायजा नहीं लिया जाता है। दूसरी बात आपने कही कि भाई वृक्षारोपण और इन सब चीजों पर सरकार इस पर भी बहुत काम कर रही है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर है, जमीनी स्तर पर उसमें काम बहुत कम हो पा रहा है। कागजी काम जमीनी यानी स्तर कि पर हम ज्यादा लोग हो रहा देख है, रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कम। जमीनी काम कम हो रहे, क्योंकि अगर उत्तराखंड में अगर एक डाटा हम लोग अगर ले लें तो उस डाटा में अगर हम लोग देखेंगे कि प्लांट इतने ज्यादा लग चुके हैं, इतना ज्यादा प्लांटेशन उत्तराखंड के अंदर हो चुका है, शायद उत्तराखंड की जमीन भी बहुत कम पड़ेगी। तो कुछ जिस प्रकार से हम लोग पिछले 10-12 सालों से लगातार पर्यावरण के लिए, जल संरक्षण के लिए और पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो एक मॉडल हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार के मॉडल सरकार को देने चाहिए। सरकार को जो है इस प्रकार के मॉडलों को समझना चाहिए और इसीलिए शायद प्रकार से जो है इन सब चीजों को बिल्कुल चंदन जी, इसीलिए शायद कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को अपनी तरफ से बात रखने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ कोर्ट ने अपनी तरफ से कैसे पहाड़ को बचाया जाए उसके लिए भी कुछ पॉइंटर्स सुझाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।